कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया हो और बाद में सोचा हो, मैंने ऐसा किया ही क्यों? उस समय आपको लगा होगा कि यह पूरी तरह आपका अपना निर्णय था। लेकिन क्या होगा अगर किसी ने बिना आपको पता चले आपके सोचने के तरीके को प्रभावित किया हो? क्या होगा अगर किसी ने आपके डर, आपकी भावनाओं, आपकी कमजोरियों और आपकी इच्छाओं को समझकर आपको उसी दिशा में धकेला हो जहां वह आपको ले जाना चाहता था? यही वह जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है। ये माइंड कंट्रोल भी नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। ये इंसानी व्यवहार, भावनाओं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझकर उनका फायदा उठाने की कला है। ये उन तरीकों का अध्ययन है जिनका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में करते हैं। इंसान खुद को एक लॉजिकल क्रीचर समझता है। हम सोचते हैं कि हम फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन रिसर्च बार बार यह दिखाती है कि हमारे अधिकतर फैसले इमोशन से प्रभावित होते हैं। हम पहले महसूस करते हैं और बाद में अपने फैसले को जस्टिफाई करते हैं। यही कारण है कि मैनिपुलेशन काम करती है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ लेता है तो वह आपके विचारों को प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर लेता है, और जब वह आपके विचारों को प्रभावित कर सकता है तो वह आपके फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है। हर इन्फ्लुएंस बुरा नहीं होता। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, एक पेरेंट अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखाता है, एक लीडर लोगों को इंस्पायर करता है। ये इन्फ्लुएंस है, लेकिन हेल्थी इन्फ्लुएंस। मैनिपुलेशन उससे अलग है। मैनिपुलेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मैनिपुलेटर आपको पूरी सच्चाई नहीं बताता। उसका मकसद आपके हित में नहीं बल्कि अपने हित में होता है। वह चाहता है कि आप वह करें जो उसे फायदा पहुंचाए, भले ही आपको नुकसान हो। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंसानी दिमाग को समझना होगा। मानव मस्तिष्क सर्वाइवल के लिए बना है, परफेक्ट डिसीजंस लेने के लिए नहीं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को हर समय खतरों से जूझना पड़ता था। उन्हें जल्दी निर्णय लेने पड़ते थे। इसी कारण हमारा दिमाग शॉर्टकट्स का उपयोग करता है। इन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बायसेस कहा जाता है। यही बायसेस हमें कई बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमें कॉन्फिडेंट दिखाई देता है तो हम मान लेते हैं कि वह कॉम्पिटेंट भी होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास ऑथोरिटी है तो हम उसकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर बहुत सारे लोग किसी चीज को सही कह रहे हैं तो हम भी उसे सही मानने लगते हैं। मैनिपुलेटर्स इन पैटर्न्स को समझते हैं। वे जानते हैं कि इंसान कैसे सोचता है, वे जानते हैं कि इंसान कहाँ गलती करता है, और वे जानते हैं कि इंसान को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एक अच्छा मैनिपुलेटर कभी भी सीधे आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वह आपको ऐसा महसूस कराता है कि फैसला आपने खुद लिया है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचना चाहता है। अगर वह सीधे कहे कि यह खरीद लो तो शायद आप मना कर दें, लेकिन अगर वह पहले आपकी समस्या पर बात करे, फिर आपको डर महसूस कराए कि यह समस्या भविष्य में बड़ी हो सकती है, और फिर अपने प्रोडक्ट को सॉल्यूशन के रूप में पेश करे, तो आपके खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। आपको लगेगा कि आपने खुद निर्णय लिया है, लेकिन वास्तव में डिसीजन का एनवायरनमेंट पहले से तैयार किया जा चुका था। डार्क साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इमोशनल इन्फ्लुएंस है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भावनाएं हैं, और कई बार यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। फियर, लोनलीनेस, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, जेलसी, लव, वैलिडेशन और अप्रूवल की इच्छा, ये सभी इमोशंस मैनिपुलेशन के लिए पावरफुल टूल्स बन सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अकेले रहने का डर है। अगर कोई मैनिपुलेटर यह समझ जाए तो वह उस व्यक्ति को बार बार यह महसूस करा सकता है कि उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। धीरे धीरे वह व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट हो सकता है। जब डिपेंडेंसी बढ़ती है तब कंट्रोल भी बढ़ता है। यही वजह है कि इमोशनल अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है। जितना आप अपनी भावनाओं को समझेंगे उतना मुश्किल होगा किसी और के लिए उनका फ़ायदा उठाना। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की सबसे कॉमन टेक्निक्स में से एक की, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें व्यक्ति आपकी रियलिटी पर सवाल उठाने लगता है। शुरुआत बहुत सटल होती है। मान लीजिए
आपने किसी को कुछ कहते हुए सुना। बाद में जब आप उस बात का जिक्र करते हैं तो वह कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पहली बार आप सोचेंगे कि शायद आपको गलत याद हो, फिर यह दोबारा होगा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। धीरे धीरे आप अपनी मेमोरी पर डाउट करना शुरू कर देंगे। आप सोचने लगेंगे कि शायद गलती आपकी ही है। यही गैसलाइटिंग का उद्देश्य होता है, विक्टिम को अपनी जजमेंट पर भरोसा खोने के लिए मजबूर करना। जब कोई व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है तब वह दूसरों पर ज्यादा निर्भर हो जाता है और डिपेंडेंसी मैनिपुलेशन को आसान बना देती है। गैसलाइटिंग केवल रिलेशनशिप्स में नहीं होती, ये वर्क प्लेसेस में भी हो सकती है, फ्रेंडशिप्स में भी हो सकती है, फैमिलीज में भी हो सकती है। कई बार अथॉरिटी फिगर भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए यह पहचानना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी परसेप्शन को इनवैलिडेट कर रहा है तो यह एक वार्निंग साइन हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी में एक और कॉमन टेक्निक है गिल्ट मैनिपुलेशन। गिल्ट इंसान के सबसे शक्तिशाली इमोशंस में से एक है। अधिकतर लोग अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, वे दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते। मैनिपुलेटर्स इसी टेंडेंसी का फायदा उठाते हैं। वे आपको गिल्टी महसूस कराते हैं ताकि आप उनकी बात मान लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर बहुत से लोग गिल्टी फील करेंगे। उनका फोकस सिचुएशन से हटकर गिल्ट पर चला जाएगा। अब वे लॉजिकल डिसीजन लेने के बजाय इमोशनल डिसीजन लेंगे। यही मैनिपुलेटर चाहता था। गिल्ट मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यह है कि यह कई बार केयर और कंसर्न जैसा दिखाई देता है। विक्टिम को लगता है कि सामने वाला सही कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि हर डिसीजन गिल्ट के दबाव में लिया जा रहा है। इसी तरह फियर मैनिपुलेशन भी काम करती है। फियर इंसान के दिमाग पर तुरंत असर डालता है। जब हम डरते हैं तो हमारा फोकस नैरो हो जाता है। हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और सर्वाइवल मोड में क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। यही वजह है कि डर का उपयोग इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। कई एडवर्टाइजमेंट्स फियर का उपयोग करती हैं, कई पॉलिटिकल कैंपेन्स फियर का उपयोग करती हैं, कई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स फियर का उपयोग करती हैं। मैसेज अक्सर एक जैसा होता है, अगर तुमने यह नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम नुकसान में रहोगे, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम अकेले रह जाओगे। फियर अनसर्टेनिटी पैदा करता है और अनसर्टेनिटी इंसान को गाइडेंस ढूंढने पर मजबूर करती है। यही मैनिपुलेटर खुद को सॉल्यूशन के रूप में पेश करता है। अब हम बात करेंगे डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी के बारे में। साइकोलॉजी में डार्क ट्रायड 3 मेन ट्रेट्स का समूह है, नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी। नार्सिसिज्म का मतलब है एक्सट्रीम सेल्फ इंपॉर्टेंस। ऐसे लोग कांस्टेंट एडमिरेशन चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी नीड्स दूसरों की नीड्स से ऊपर हैं। शुरुआत में ऐसे लोग बेहद चार्मिंग और कॉन्फिडेंट दिखाई दे सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन समय के साथ एक पैटर्न दिखाई देने लगता है। वे अक्सर कॉन्वर्सेशंस को अपने आसपास केंद्रित रखते हैं। उन्हें क्रिटिसिज्म पसंद नहीं होता और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो वे नाराज, डिफेंसिव या मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। दूसरा ट्रेट है मैकियावेलियनिज्म। ये ट्रेट स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग इमोशन से नहीं बल्कि कैलकुलेशन से काम लेते हैं। वे लोगों को पीसेस ऑफ अ चेस बोर्ड की तरह देखते हैं। उनका फोकस रिलेशनशिप बनाने पर नहीं बल्कि आउटकम्स हासिल करने पर होता है। वे धैर्य रखते हैं, वे ऑब्जर्व करते हैं, वे लोगों की हैबिट्स, फियर्स, मोटिवेशंस और वीकनेसेस को समझते हैं, फिर सही समय आने पर उन जानकारियों का उपयोग करते हैं। तीसरा ट्रेट है साइकोपैथी। जब लोग साइकोपैथी शब्द सुनते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में क्रिमिनल्स की इमेज आती है, लेकिन साइकोपैथी एक स्पेक्ट्रम है। इस ट्रेट की मुख्य विशेषता होती है एम्पैथी की कमी। ऐसे लोग कई बार दूसरों की फीलिंग्स को समझ तो सकते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं करते। इसलिए कई परिस्थितियों में गिल्ट, रिग्रेट या रिमॉर्स उनके डिसीजंस को प्रभावित नहीं करते। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि हर मैनिपुलेटिव व्यक्ति में ये तीनों ट्रेट्स होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जितना अधिक कोई व्यक्ति इन ट्रेट्स की ओर झुकता है उतना अधिक संभावना होती है कि वह रिलेशनशिप्स और सोशल इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से देखे। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, इमोशनल ट्रिगर्स।
हर इंसान के भीतर कुछ ऐसे इमोशनल बटन्स होते हैं जो उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति को रिजेक्शन का डर होता है, किसी को लोनलीनेस का, किसी को फेलियर का, किसी को अप्रूवल खो देने का और किसी को क्रिटिसिज्म का। जब कोई मैनिपुलेटर इन ट्रिगर्स को पहचान लेता है तब इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमेशा यह डर रहता है कि लोग उसे छोड़ देंगे। अगर कोई इस डर को समझ जाए तो वह बार बार सेपरेशन, डिस्टेंस या अबैंडनमेंट का संकेत देकर उस व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने ओरिजिनल वैल्यूज के बजाय फियर ड्रिवन डिसीजंस लेने लगता है। यही मैनिपुलेशन की असली ताकत है। वे आपके एक्शंस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती, वे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है और इमोशंस आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स में से एक मानी जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब केवल इमोशंस महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें पहचानना, उन्हें समझना और उनके प्रभाव को मैनेज करना। जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ लेते हैं तब कोई दूसरा व्यक्ति उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकता। अब बात करते हैं परसुएशन और मैनिपुलेशन के बीच के सबसे महत्वपूर्ण अंतर की। कई लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। परसुएशन ट्रांसपेरेंसी पर आधारित होती है। उसमें इंफॉर्मेशन ओपनली दी जाती है, चॉइस मौजूद रहती है, दूसरे व्यक्ति की ऑटोनॉमी का सम्मान किया जाता है। मैनिपुलेशन हिडन इंटेंशंस पर आधारित होती है। उसमें इंफॉर्मेशन सेलेक्टिवली दी जाती है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट किया जाता है। एक मैनिपुलेटिव सेल्स पर्सन आपको डराएगा कि अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। डिफरेंस सटल है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या इंटेलिजेंट लोग मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होते? सामान्य धारणा यही है कि जो व्यक्ति स्मार्ट है, एजुकेटेड है और लॉजिकल है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। इंटेलिजेंस इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेशन लॉजिक पर नहीं, इमोशंस पर काम करती है। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, जब वह इमोशनली अटैच्ड होता है, जब वह फियर या अनसर्टेनिटी महसूस कर रहा होता है, तब उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी प्रभावित हो सकती है। और यही वह समय होता है जब इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कई हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। कई इंटेलिजेंट लोग फाइनेंशियल स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। कई एजुकेटेड लोग इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचान नहीं पाते। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की रियलिटी है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मैनिपुलेशन इतनी पावरफुल है तो इससे बचा कैसे जाए? सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप है। अपने पैटर्न्स को पहचानिए। ध्यान दीजिए कि कौन सी परिस्थितियां आपको इमोशनली वल्नरेबल बनाती हैं। किस प्रकार के लोग आपको जल्दी प्रभावित कर लेते हैं? कौन सी बातें आपको गिल्ट, फियर या इनसिक्योरिटी महसूस कराती हैं? जितना अधिक अवेयरनेस बढ़ेगी उतना अधिक कंट्रोल आपके पास होगा। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। हेल्थी बाउंड्रीज साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का काम करती हैं। मैनिपुलेटर्स इसी टेंडेंसी का फायदा उठाते हैं। एक सिंपल और रिस्पेक्टफुल नो कई मैनिपुलेटिव सिचुएशंस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। तीसरा स्टेप है क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी क्लेम को तुरंत सच मत मानिए। सवाल पूछिए, एविडेंस देखिए, सोर्सेज वेरीफाई कीजिए। मैनिपुलेशन अक्सर अर्जेंसी क्रिएट करती है, क्रिटिकल थिंकिंग उस अर्जेंसी को चैलेंज करती है। चौथा स्टेप है इंडिपेंडेंट वैलिडेशन। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको बता रहा है कि रियलिटी क्या है तो केवल उसी पर डिपेंड मत रहिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनिए, ट्रस्टेड लोगों से बात कीजिए, फैक्ट्स क्रॉस चेक कीजिए। मैनिपुलेटर्स का सबसे बड़ा वेपन आइसोलेशन है, अवेयरनेस का सबसे बड़ा वेपन इंफॉर्मेशन। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैनिपुलेटर्स अक्सर कॉन्फिडेंस का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वे ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें हर सवाल का जवाब पता हो, लेकिन कॉन्फिडेंस और करेक्टनेस एक जैसी चीजें नहीं हैं। कई बार सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति सबसे गलत होता है और कई बार सबसे थॉटफुल व्यक्ति सबसे सही। इसीलिए किसी की कॉन्फिडेंस लेवल को ट्रूथ का सब्स्टिट्यूट मत बनाइए।
ट्रूथ एविडेंस से तय होती है, कॉन्फिडेंस से नहीं। जैसे जैसे आप ह्यूमन बिहेवियर को समझना शुरू करते हैं, एक बात स्पष्ट होती जाती है। सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं होते जो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली लोग वे होते हैं जो स्वयं को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने इमोशंस को समझते हैं, जो अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं, जो प्रेशर में भी सोच सकते हैं, जो फियर के बावजूद सही डिसीजन ले सकते हैं और जो अप्रूवल के बिना भी अपने वैल्यूज पर टिके रह सकते हैं। यही साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, यही इमोशनल मैच्योरिटी है, यही डार्क साइकोलॉजी को समझने का वास्तविक उद्देश्य है। इस ज्ञान का मकसद दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं है, इसका उद्देश्य अवेयरनेस पैदा करना है। क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंस के मैकेनिज्म्स को समझ लेते हैं, तब आप अपने डिसीजंस के प्रति अधिक कॉन्शियस हो जाते हैं। आप हर इमोशन को सच नहीं मानते, आप हर ओपिनियन को फैक्ट नहीं मानते, आप हर कॉन्फिडेंट व्यक्ति को एक्सपर्ट नहीं मानते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। यहीं से वास्तविक फ्रीडम शुरू होती है। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम दूसरों को समझना नहीं है, सबसे कठिन काम स्वयं को समझना है। और जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे मैनिपुलेट करना पहले से कहीं अधिक कठिन हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड समरीज और इनसाइट्स ला सकें।